हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। जैसा स्टूडेंट्स सभी को विदित है, आज हम पढ़ेंगे पहली जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपात का नियम चल रहा था, उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत जब हम एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो क्रमशः सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। वो 3 अवस्थाओं का वर्णन हम आज पढ़ेंगे। ये आप एक टेबल देख सकते हैं, जिसमें टेबल के बाईं ओर ये लैंड और कैपिटल दे रखा है, फिक्स फैक्टर है, और इसके साथ साथ वर्कर या लेबर की मात्रा दे रखी है जो वेरिएबल फैक्टर के रूप में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि हम देखें टोटल प्रोडक्शन, जिसको हम टीपी से डिनोट करते हैं, इसमें कुल उत्पादन जो आप यह देखें फिक्स फैक्टर है, उसकी स्थिर मात्रा है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात इनका अनुपात 10:0, 10:1, 10:2, 10:3, अर्थात दोनों जो फिक्स फैक्टर हैं और वेरिएबल फैक्टर हैं उनका साधन अनुपात बदलता रहता है। इसीलिए हम इसको परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फिक्स फैक्टर है या स्थिर साधन है, उसकी एक स्थिर मात्रा के साथ साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर की मात्रा या परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो आप देखें कुल उत्पादन की मात्रा देखें 0, 6, 14, 24, 32, 38, 42, 44, 44, 42। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से 42, 44 हुआ, फिर यहाँ 44 स्थिर हुआ और फिर घटना प्रारंभ हो गया। ये क्यों कैसे हुआ है, इसका वर्णन अभी हम करते हैं। अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन पर। हम जानते हैं सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं। परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त मात्रा या अतिरिक्त इकाई से कुल उत्पादन में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है, आप देख सकते हैं ये 6 है, 6 से 14 हुए 8, 14 से 24 हुए 10, अर्थात ये 6, 8, 10, फिर 8, 6, 4, 2, यहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य हो गया है और यहाँ पर ऋणात्मक हो गया। ये क्यों हुआ है, किस किस स्टेज में हुआ है, इसका वर्णन अभी हम करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने के फलस्वरूप एवरेज प्रोडक्ट या औसत उत्पादन AV से डिनोट करते हैं, उसमें क्या प्रभाव होता है। ये 6, 7, 8, 8, 7.6, 7, 6.2, 5.5, 4.8। आप देखें इसमें 3 स्टेज में हमने इसको डिवाइड किया है, या हम इसको 3 स्टेज में रखकर इसका अध्ययन करते हैं। प्रथम स्टेज होती है हमारी इंक्रीजिंग स्टेज, इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं इसको हम। जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा के साथ साथ स्थिर साधन की निश्चित मात्रा रखते हैं, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हम इसको बढ़ाते जाते हैं और इसकी हम देखते हैं बढ़ते प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या है, आप इसमें देखें कि सीमांत उत्पादन और उत्पादन बढ़ते जाते हैं 6, 8, 10, 6, 7, 8, 8, तो यहाँ तक जो है ये तीसरी इकाई तक या इसकी चौथी इकाई तक हमारा इंक्रीजिंग स्टेज है। इसको हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। सीमांत उत्पादन और
औसत उत्पादन दोनों बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जैसा कि मैंने बताया, इसको कहते हैं बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरी स्टेज हम देखते हैं कि जब स्थिर साधन की निश्चित मात्रा के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो हमें घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसको हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, सीमांत उत्पादन 8, 6, 4, 2, इसी प्रकार से औसत उत्पादन 7.6, 7, 6.2, 5.5। इसको बोलते हैं घटते प्रतिफल की अवस्था, अर्थात इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स हमें प्राप्त होते हैं। सीमांत उत्पादन विशेष तौर से बात करते हैं हम इसमें कि सीमांत उत्पादन हमें कि जो हमारे लैंड और कैपिटल फिक्स फैक्टर हैं, वेरिएबल फैक्टर की मात्रा इनके साथ बढ़ाते जाते हैं तो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स या घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। थर्ड स्टेज की बात करते हैं जिसे हम ऋणात्मक रिटर्न्स या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम स्थिर साधन जो फिक्स हमारे लैंड और कैपिटल हैं, फिक्स फैक्टर हैं, उसके साथ वेरिएबल फैक्टर की मात्रा जब हम देखें यहाँ पर बढ़ाते हैं, 10 के साथ 8 करते हैं तो सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर जब और बढ़ाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पर कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है, औसत उत्पादन लगातार घटता जाता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात अतिरिक्त इकाई से उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटना प्रारंभ हो जाता है, कुल उत्पादन में कमी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इसको हम ऋणात्मक स्टेज या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसका थोड़ा सा हम रेखाचित्रीय प्रदर्शन देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तीनों स्टेज का। आप इसमें देखें, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स है और ये नेगेटिव रिटर्न्स है। इनका थोड़ा सा हम यदि अध्ययन करें, टेबल के अनुसार ये बनाया गया है। प्रथम अवस्था या जिसे हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, ये वहां पर समाप्त होती है जहां औसत उत्पादन का उच्चतम बिंदु होता है। प्रथम अवस्था के दौरान जब सीमांत उत्पादन घट रहा है, यह औसत उत्पादन को फिर भी अधिक होता है। आप देख सकते हैं ये जो लाल लाइन है मार्जिनल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर सीमांत उत्पादन इस बिंदु के बाद में घटना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये औसत उत्पादन से अभी भी अधिक होता है और इसलिए औसत उत्पादन वक्र को ऊपर की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार प्रथम अवस्था के दौरान जबकि सीमांत उत्पादन वक्र या एमपी का कुछ भाग बढ़कर नीचे गिरने लगता है, औसत उत्पादन वक्र निरंतर बढ़ता जाता है। प्रथम अवस्था में जो हमारे स्थिर साधन होते हैं उनकी मात्रा परिवर्तनशील साधन की तुलना में अत्यधिक होती है, जिससे यदि हम स्थिर साधन की मात्रा में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ जाएगा। और प्रथम अवस्था में फिक्स फैक्टर का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। प्रथम अवस्था को हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं जिसमें हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। दूसरी अवस्था या घटते प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ना जारी रहता है, कुल उत्पादन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखें, इस स्टेज से यहाँ तक ये मूल बिंदु के कोण के हो गया, तो यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की दर कम होती जाती है, घटती दर से बढ़ता है। जैसे कह सकते हैं कि इस अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है और यह अपने उच्चतम बिंदु पर, यहाँ पर जहाँ पर ये 8वीं इकाई है, उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाता है। दूसरी अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ परिवर्तनशील साधन के सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटते रहते हैं परंतु धनात्मक होते हैं। दूसरी अवस्था के अंत में जो हमारे परिवर्तनशील साधन होते हैं उनका सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। आप देखें, दूसरी अवस्था वहाँ समाप्त होती है जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन उसके बिल्कुल नीचे 8वीं इकाई पर ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात कुल उत्पादन शून्य हो और सीमांत उत्पादन शून्य हो और कुल उत्पादन अधिकतम हो। यहाँ पर
ये थोड़ा सा उल्लेखनीय बात है कि पतनशील साधन की सीमांत उत्पादन शून्य बिंदु पर कुल उत्पादन बिल्कुल कुल उत्पादन का जो उच्चतम बिंदु है, अधिकतम बिंदु है, एच कह सकते हैं उसे, वो सीमांत उत्पादन के न्यूनतम बिंदु जो है एन या एम, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका हम 8वीं इकाई का, उसके बिल्कुल नीचे होता है। और इसको हम इसीलिए घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था की बात करते हैं, ये नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं, इसको हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था में जब हम निश्चित जो साधन होते हैं, वो स्थिर साधन जो होते हैं, उनकी निश्चित मात्रा के साथ साथ पतनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि जो टीपी वक्र है, टोटल प्रोडक्ट वक्र है, ये तीसरी स्टेज में नीचे की ओर डाउन स्लोप हो जाता है, नीचे की ओर घटना प्रारंभ हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो पतनशील साधन के सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इसके नीचे आप देखें, ये 8वीं इकाई के बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट जो रेड वक्र है, ये एक्स अक्ष के नीचे आ जाता है, अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। इस अवस्था में स्थिर साधन की तुलना में पतनशील साधन अत्यधिक मात्रा में होते हैं। यदि हम थोड़े से पतनशील साधन की मात्रा को घटा दें तो कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इस अवस्था को हम इसीलिए क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जो परिवर्तनशील साधन है, वेरिएबल फैक्टर हैं, उनका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। तो ये इसका रेखाचित्रीय प्रदर्शन हुआ स्टूडेंट्स। जो अभी हमने बात की है तीनों स्टेज की कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या क्या होता है, इसमें वही वेरिएबल फैक्टर का औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ते जाते हैं। सीमांत उत्पादन हालांकि फर्स्ट स्टेज में घटना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो औसत उत्पादन से अधिक होता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में जो कुल उत्पादन है वो घटती दर से बढ़ता है, जिसके कारण जो हमारे औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन घटने प्रारंभ हो जाते हैं। नेगेटिव रिटर्न्स जैसे कि देखें, इसमें हम यदि फर्दर इंक्रीज करें वेरिएबल फैक्टर में फिक्स फैक्टर के एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ साथ, तो हमारे जो रिटर्न्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये जो अभी बताया डायग्राम के द्वारा, ये बिल्कुल सेम आपको अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करना है। स्टेज फर्स्ट, एक बार पुनः रिपीट के लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीज थ्रू आउट। जो हमारे प्रथम अवस्था में मार्जिनल प्रोडक्ट वो बढ़ता जाता है, हालांकि घटना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो औसत उत्पादन से फिर भी अधिक होता है, कि अर्थात एक एडिशनल यूनिट का जो है कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। इसमें ग्राफ में अभी जो हमने देखा है कि टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं। ये हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, घटता जाता है थ्रू आउट, अर्थात एक एडिशनल इकाई जो वो कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि, कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो घटती दर से होती है, जिसके कारण जो हमारा कुल उत्पादन वक्र है, टीपी वक्र है, वो मूल बिंदु के कॉनकेव हो जाता है। इसमें ये ग्राफ में दिखा रखा है हमने। आप इसमें पॉजिटिव स्लोप के कारण प्रोडक्ट जो हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो बढ़ता जाता है और हाईएस्ट बिंदु पर सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है। थर्ड स्टेज, जिसे हम नेगेटिव रिटर्न्स या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, अर्थात एक्स अक्ष के नीचे चला जाता है, अर्थात एक इकाई से कुल उत्पादन में कमी हो जाती है। यहाँ पर कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है और इसमें यदि हम इसको उत्पादन करते हैं थर्ड स्टेज में, तो वेस्ट ऑफ मनी रिसोर्सेज है। इसको हम ग्राफ में नेगेटिव सोर्स जो स्लोप है वो हम अभी प्रदर्शित करके आए हैं। आप ये पुनः एक बार देख सकते हैं। जो रेड लाइन है, ये 8वीं इकाई के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव रिटर्न्स की है, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था इसको हम कहते हैं। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करें औसत और जो सीमांत
क्वांटिटी है, सीमांत उत्पादन है, इसमें है कि जब औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पादन उसके ऊपर होता है, उससे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। औसत उत्पादन बढ़ रहा होता है, सीमांत उत्पादन उससे ऊपर होता है, अधिक होता है। जब औसत उत्पादन घट रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, तो जो मार्जिनल क्वांटिटी है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो उससे नीचे होता है, अर्थात कम होता है। जब एवरेज क्वांटिटी या औसत उत्पादन ना तो बढ़ रहा होता है ना घट रहा होता है, अर्थात स्थिर होता है, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, सीमांत उत्पादन है, वो औसत उत्पादन के बिल्कुल इक्वल होता है, समान होता है। इसको हम पुनः डायग्राम में देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो ये लाल वक्र है, जब ये औसत उत्पादन यहाँ से देखो ये बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन वक्र उसके ऊपर है, अर्थात सीमांत उत्पादन हमेशा जब तक औसत उत्पादन बढ़ता जाएगा सीमांत उत्पादन उससे अधिक होगा। आप इसके बाद देखें, ये यहाँ से घटना प्रारंभ हो गया है, ग्रे रंग की लाइन एवरेज प्रोडक्ट की, तो आप देखें ये यहाँ पर घट रहा है, सीमांत उत्पादन उसके नीचे होगा, अर्थात जब औसत उत्पादन घट रहा होगा तो सीमांत उत्पादन उसकी अपेक्षा तीव्र गति से घटेगा या नीचे होगा। इस बिंदु पर देखें हम वर्कर की चौथी इकाई पर, या जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है उसकी चौथी इकाई पर देखें, जब औसत उत्पादन ना घट रहा होता है ना स्थिर होता है, ना घट रहा होता है ना बढ़ रहा होता है, स्थिर होता है, तो सीमांत उत्पादन उसके बिल्कुल बराबर होता है। अर्थात ये जो ऊपर की चोटी होती है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जो ऊपर की चोटी होती है वहाँ पर काटता है, और सीमांत उत्पादन और उत्पादन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये दोनों में रिलेशन है। इसके बाद हम फिर देखते हैं कि टोटल और एवरेज में क्या जब वो होता है, क्या रिलेशनशिप है। टोटल के द्वारा ही हम एवरेज प्रोडक्ट या प्रोडक्शन निकालते हैं। एवरेज क्वांटिटी निकालने के लिए हमें टोटल क्वांटिटी जो होती है उसमें जो यूनिट्स होती हैं फैक्टर्स की, उनसे डिवाइड करना पड़ता है, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। ये रेशनल्स है कि दो वेरिएबल पोर्शन कंसिस्ट टू पार्ट्स, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न, मतलब ज़्यादातर जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स होता है इसमें। पहले इसका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट घटते प्रतिफल की अवस्था है जो कि एग्रीकल्चर में लागू होता है उसको ही ज़्यादा मानते थे, लेकिन बाद में जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि ये घटते प्रतिफल की अवस्था नहीं होती बल्कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की होता है, और घटते प्रतिफल की अवस्था उसमें एक अवस्था होती है, पूरा नियम नहीं होता है। एक कंक्लूजन पुनः हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है या उत्पादक कौन सी अवस्था में कार्य करेगा। इसमें ये भी दिखा सकते हैं, आगे इसको दिखाएंगे। पहला है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जैसा कि हमने वर्णन कर दिया। इसमें यही है कि जो कुल हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और कुल उत्पादन है और औसत उत्पादन है वो थ्रू आउट बढ़ते जाते हैं। ये स्टेज सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होते हैं थ्रू आउट। इसका मतलब ये है कि एडिशनल यूनिट जो है वो टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती तो है लेकिन घटती दर से बढ़ाती है। ग्राफ में हम इसको देख चुके हैं, अभी वही उसका ही सारांश दे रखा है। नेगेटिव रिटर्न्स, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो एमपी कर्व है वो एक्स अक्ष के नीचे आ जाता है, और कुल उत्पादन हमारा जो है वो घटना प्रारंभ हो जाता है, या टीपी वक्र जो है वो डाउन स्लोप हो जाता है, नीचे की ओर घटना शुरू हो जाता है। ग्राफ में हम इसको देख चुके हैं, टेबल में भी हम इसको देख चुके हैं। ये कंक्लूजन के रूप में हम ये देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ पर उत्पादन कार्य करे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में वस्तु का उत्पादन करेगा। तो इसका हम आंसर ये कह सकते हैं कि जो विवेकशील उत्पादक है वो तीसरी अवस्था में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हमें परिवर्तनशील साधन के जो सीमांत उत्पादन है ऋणात्मक प्राप्त होते हैं, इसलिए कभी भी जो विवेकशील उत्पादक है वो थर्ड स्टेज में नहीं जाएगा। विवेकशील उत्पादक उत्पादन की प्रथम अवस्था, या हम कहें इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं जिसको हम, उसमें भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो जो आइडियल स्टेज है या जहां पर उत्पादन या विवेकशील उत्पादक
उत्पादन कार्य करेगा वो है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में वो कहाँ पर होगा? सेकंड स्टेज में वो वहाँ पर उत्पादन करेगा, या तो मतलब फर्स्ट की तरफ जहाँ फर्स्ट स्टेज समाप्त हो रही है या सेकंड स्टेज समाप्त हो रही है उसके बीच में कहीं वो उत्पादन कार्य करेगा, अर्थात उत्पादन की द्वितीय अवस्था जो घटते प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, हम जिसको ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की अवस्था बोलते हैं, उसमें स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, उसमें रहकर उत्पादन कार्य करेगा। कहाँ पर करेगा, कौन से बिंदु पर करेगा? यह स्थिर और परिवर्तनशील साधनों की कीमत जो है उसके द्वारा निर्धारित होगा। यदि स्थिर साधन महंगे हैं तो उत्पादक स्टेज फर्स्ट जहाँ समाप्त होती है उसके आसपास होगा और बढ़ाता जाएगा जहाँ पर, और यदि परिवर्तनशील साधन सस्ते हैं तो वह उत्पादन कार्य बढ़ाता जाएगा और जहाँ थर्ड स्टेज प्रारंभ होती है वहाँ से वहाँ तक वो उत्पादन कार्य करेगा। अर्थात किस बिंदु पर रहेगा वो स्थिर साधन परिवर्तनशील साधनों की कीमतों द्वारा निर्धारण इसके द्वारा होता है। इम्प्लीकेशन है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही बोलते थे। ये एग्रीकल्चर में लागू होता है, फिशरी में लागू होता है, लेकिन आजकल ये यूनिवर्सल है और हर जगह लागू होता है। इसके स्टेज जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, उनकी स्पान जो है, अर्थात कौन सी स्टेज कितने समय रहेगी, उसमें इंडस्ट्री के अनुसार या टेक्नोलॉजी के अनुसार या नई इनोवेशन के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। कोई स्टेज जल्दी आ जाएगी, कोई स्टेज किसी उद्योगों में ये स्टेज लेट आएगी। नेक्स्ट ये लॉ ऑफ कॉस्ट है। इसके बारे में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो विभिन्न स्टेज हैं हमारी उत्पादक की, कि जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, उसमें हम कॉस्ट को कैसे डिनोट करते हैं, कॉस्ट को कैसे देखते हैं। इसमें दो प्रकार से होता है। एक तो स्टेज कॉस्ट की हम देखें लॉ ऑफ कॉस्ट में, तो एक इंक्रीजिंग कॉस्ट और एक डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट कब होंगी, इसके लिए हम ये देख लेते हैं। आप इसमें देखें, ये कॉस्ट ऑफ वर्कर है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट्स है, ये टोटल प्रोडक्ट है। आप देखें, ये हमने जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकाली है एमसी, वो कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इसके डिवाइडेशन द्वारा निकाली है, ये आई हुई है और ये घटती जाती है। ये कैलकुलेशन कर रखी है, वही अभी जो दिखाया था ये है जो हम बताना चाह रहे थे। हाँ, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, या जिसे हम बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, उसे हम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, अर्थात घटती सीमांत लागत की अवस्था, घटते सीमांत लागत का नियम भी इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, या उसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। जब उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे उसमें डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट मिलेगी। इसका जस्ट उल्टा यदि हम बात कर देखें, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स को हम कहेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, अर्थात बढ़ते सीमांत लागत की अवस्था, घटते सीमांत उत्पादन की अवस्था या घटते उत्पादन के रिटर्न्स की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। ये जो अभी डायग्राम हमने देखा था, कुल उत्पादन वक्र है, ये औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन वक्र है। इनके द्वारा हम कोष्ठ कर्व निकालते हैं। तो हम एमसी की बात कर रहे थे, ये एमसी है, सीमांत लागत वक्र है। ये लागत वक्र में हम इसका अध्ययन करेंगे, और क्योंकि ये लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र या औसत परिवर्तनशील लागत वक्र या औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं। सिर्फ अभी तो ये ध्यान रखना है कि उत्पादन के नियम के अनुसार या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था और घटते प्रतिफल की अवस्था के अनुसार हम लागत को कैसे प्रतिरूपण करते हैं। ये सीमांत लागत का दे रखा था, ये एवरेज कॉस्ट एवरेज प्रोडक्ट है। आप देखें, ये इसका दर्पण या प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दर्पण का उल्टा का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, एवरेज प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट। इसी प्रकार से सीमांत उत्पादन का सीमांत लागत दिखाई देता है।
ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। अभी जैसे हमने अभी देखा था कि बढ़ते प्रतिफल की अवस्था को क्या कहते हैं हम, घटते सीमांत लागत की अवस्था। और यदि हम घटते प्रतिफल की अवस्था की बात करते हैं तो बढ़ते सीमांत लागत की अवस्था उसे हम बोलते हैं। तो ये आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम था। थैंक यू वेरी मच। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। आप कॉलेज में भी आ सकते हैं, लेकिन अधिक संख्या में नहीं आना है। एक दो बच्चा कॉलेज में आए, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर आपके पास है। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।